हेलो बच्चों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शेखर सर आप लोगों के लिए आज केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरे चैनल पर जाके आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है, पहली वीडियो देखनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इन वीडियोज़ में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, दोनों बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है, साथ में ईयरफोन्स लगाने हैं, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बस उसके बाद अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पहले लेक्चर फर्स्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं उसका थोड़ी समरी रिवाइज करा देता हूँ। कल मैंने बताया कि बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम है, उनके बीच पहले अट्रैक्शन लगता है, फिर उनके बीच रिपल्सन लगता है, और वहाँ पे जाके उनके बीच बॉन्ड बन जाता है। और जो डिस्टेंस होती है जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कल आपको प्रॉपर जो नॉलेज है वो पहली वीडियो में मिलेगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो। तो बेटा, यहाँ पर जब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर सेकेंड, तो मेरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं? तो बेटा, मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में और 11th क्लास में दोनों बच्चे इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं इस वीडियो का। 12th क्लास में और 11th क्लास में आपके जो बॉन्ड हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा अपन? कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका फर्स्ट नंबर का होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। इसको कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब जो तीसरा है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो चौथा है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं, और मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो हेडलाइंस होती हैं उनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। तो आपको बता दूं, कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सह संयोजक, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं उप सह संयोजक, आयनिक का उसके नाम पे है आयनिक बंध, और हाइड्रोजन को बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। ठीक है बेटा। तो अब हमको इन चारों बॉन्ड्स के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करनी है। तो मेरा दावा है आपसे, इस लेक्चर में आप इन चारों बंधों को आसानी से प्रॉपर तरीके से समझ सकोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके सबसे पहले बंध के बारे में, बॉन्ड के बारे में। इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंध। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके नाम से ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। सह संयोजक, सह मतलब बराबरी की, संयोजक मतलब साझेदार। मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स, पता है ना आपको, मैंने कल बताया था कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम की बराबर की पार्टनरशिप हो, ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम अपनी बराबरी का योगदान करते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम कोवलेंट बॉन्ड। सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बताओ। तो देखो बेटा, जैसे आपका कोई एटम ए है और ये आपका कोई एटम बी है। अगर ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया और बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया, तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप से यहाँ पर बन चुका है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? सिंगल बॉन्ड। ध्यान समझना। अगर ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन चुका है? सिंगल। सर अगर ए आपका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे और आपका जो बी परमाणु है, बी एटम, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, तो देखो बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बन चुका है और यहाँ भी आपका दूसरा बंध बन चुका है। तो एक और एक कितना है? डबल। तो यहाँ पर जब दोनों परमाणु या दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो कौन सा बंध बनेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर बेटा मैंने कहा सर आपका जो ए है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और आपका जो बी है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, तो सर सीधी सी बात है, यहाँ पर एक और एक इलेक्ट्रॉन एक बंध बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बना के एक बंध बना लेंगे, और ये दोनों बना के एक बॉन्ड बना लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3। 3 मतलब कौन सा? कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो बेटा,
सर एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, तो बेटा वो सुनो। यदि मैंने देखा यहाँ पर जैसे आपके ये एक ए एटम था, ये भी बी एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने हाथ बढ़ाया, इसने अपना दूसरा एक इलेक्ट्रॉन अपना हाथ बढ़ाया, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड। ऐसे समझ सकते हो ए के पास जो ए एटम इसके पास 1 लाख रुपए थे, बी के पास भी 1 लाख थे, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करके बॉन्ड बनाया, बिजनेस खड़ा किया और आपस में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सेकंड एग्जांपल में अगर ए के पास 2 लाख है तो बी के पास भी 2 लाख थे, उन्होंने 2-2 लाख शेयर किए। थर्ड केस में अगर ए के पास 3 लाख थे तो बी के पास भी कितने थे, 3 लाख। मतलब याद रखना इन बॉन्ड्स में जो आपका बिजनेस की जो पार्टनरशिप है या जो बंद बन रहा है ना, उसमें दोनों परमाणु का बराबर है योगदान है। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है कि सर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये 2 दे देगा, इसके 3 हो गए तो इसके 4 हो गए, नहीं बेटा। अगर इसका 1 तो इसका 1, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके 2 कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज़ बेटा ध्यान रखना कि इस वाले बॉन्ड में आपको पर्सनली ध्यान रखना है कि आपकी जो साझेदारी होगी कैसी होगी, इक्वली होगी। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस बॉन्ड में इक्वली शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर। ठीक है बेटा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में। अब आपको सर क्वेश्चन होगा, सर ये एक्चुअलिटी में हो क्यों रहा है, ये जो बराबर की पार्टनरशिप हो रही है इसका मीन क्या है। तो इसका रीजन पढ़ने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ आपके 11th क्लास के एक छोटे से कंसेप्ट पे। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जिसका नाम होता है ऑक्टेट रूल। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एक्चुअलिटी में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो क्यों रही है, रीजन क्या है उसका। उसका रीजन जानते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, आपने 2 रूल, एक रूल का नाम सुना होगा ऑक्टेट रूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे बोलते हैं अष्टक नियम। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में। क्या नियम होता है सर, आप सबको पता है कि कोई भी आपका जो एटम होता है, कोई भी आपका सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय समझ लो ना, जिससे आसपास, जैसे अगर मैं ये लिख दूँ तो ये मेरी बीच में कोई एटम हो गया, तो इससे क्या है, ये दोनों जुड़े हुए हैं दोनों साइड में, तो बीच वाला क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। और ये वाले कौन से हो गए, साइड एटम, बाह्य परमाणु। तो आपको पता है लुईस और कॉसेल ने एक थ्योरी दी थी जो बोलती है कि कोई भी आपका केंद्रीय परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कोश में, मतलब बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, और दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। 8 ही क्यों करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर कोई सेंट्रल एटम अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सर एक रूल और होता है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं डबलेट रूल। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन को 8 नहीं चाहिए, हाइड्रोजन एक साइड एटम होगा और इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं CH4। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पर कार्बन बना दिया और 4 हाइड्रोजन बना दिया, और मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है कार्बन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से डिनोट कर दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान समझना। ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 दे रहा है, तो हाइड्रोजन भी कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन फिर से अपना 1 दे रहा है, हाइड्रोजन 1 दे रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन फिर से 1 दे रहा है, हाइड्रोजन 1 दे रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो सर ये तो 4 बॉन्ड कौन से टाइप के होंगे सर, ये 4 बॉन्ड होंगे कौन से टाइप के, सहज संयोजक टाइप के, कोवलेंट टाइप। सर एक्चुअलिटी में हुआ क्यों ऐसा, तो सुनो बेटा, इस कार्बन के बैलेंस के कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, 1 2 3 4 थे। चाहिए कितने इसको, 8 चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल। तो ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ करता है, जिससे इसके बाह्यतम कोश में जो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए वो अब कितने हो गए बेटा, 8। देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8।
मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ना उसमें कार्बन ने भी मतलब ही शो हुआ है। आपको बता दूं कोई भी चीज हो रही है तो मतलब के लिए हो रही है। कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए थी, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपके शेयर कर लिए। उसे पता है कि अगर मैं चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करूंगा तो मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। तो कार्बन तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये 4 बॉन्ड कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड। और ये जो सिंगल बॉन्ड होंगे उनका नेचर कैसा होगा, कोवलेंट नेचर। कैसा होगा, कोवलेंट नेचर। ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे सर, हाइड्रोजन के साथ मैंने बताया हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है, डबल एटम। ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक तो था ही, एक कार्बन वाला भी। इसकी भाई सीधी सी बात है, अगर ये बॉन्ड बना है ना तो इस पे कार्बन का भी हक है और इसके इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का भी हक है। याद रखना कि अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर उस बॉन्ड के दोनों एटम का बराबरी की पार्टनरशिप होती है, बराबरी का हक होता है। तो अब हाइड्रोजन की बारी आई तो मैंने हाइड्रोजन को इस तरह नोट कर दिया, इस हाइड्रोजन की शामिल कर दिया इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन में शामिल कर दिया और इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन में शामिल कर दिया। ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन के पास एक तो था, एक किसका मिलेगा, कार्बन का। तो कार्बन इस हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डबलेट। इसका भी एक और एक, तो इसका भी एक और एक, तो इसका भी एक और एक। तो सर इस तरह प्रॉपर तरीके से बॉन्ड बना के CH4 जो आपका मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है, वो आपका स्टेबल हो जाता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर CH4 की स्टेबिलिटी को हम ऑक्टेट रूल से समझ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में इसको हम आगे और अधिक अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। आगे हाँ तो बच्चों, हमने पहले टाइप का बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का कौन सा बताया सर मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड नेम क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है इसका नाम क्या होता है हिंदी में, उपसह संयोजक बंध। ठीक है बेटा। ये क्या होता है सर, तो देखो सिंपल से बता, इस बंध की एक खासियत होती है, इस बंध में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो दोनों एटम्स के नहीं होते, दोनों परमाणु के नहीं होते। इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही परमाणु के होते हैं। सर समझ नहीं आया तो सुनो, अगर कोई एटम ए है और कोई दूसरा एटम बी है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी बेचारा जो है बिल्कुल गरीब है, बी के पास बिल्कुल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो ए है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बी को। किसको देगा, बी को। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो सह संयोजक बंध होता है, सह संयोजक बंध, उसको हम प्रदर्शित करते हैं सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन बनाएंगे। लेकिन जो उपसह संयोजक बंध होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं एरो से, तीर के निशान से। ठीक है बेटा। अब सर इस तीर के निशान की क्या खासियत होती है कि इसका जो टेल होता है, इसकी जो पूंछ होती है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों साथ साथ समझे, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। अब आपका ये बी जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम। हिंदी में सब लोग जान गए होंगे, जब वो दे रहा है तो दाता, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। मतलब सर इस बॉन्ड में 2 परमाणु होते हैं जिनमें से एक देता है दूसरा लेता है, और इस बॉन्ड को डिनोट किससे करते हैं, एरो से, तीर से शो करते हैं। ठीक है बेटा। एरो की जिधर टेल होगा उधर होगा डोनर एटम और जिधर हेड होगा उधर क्या होगा आपका एक्सेप्टर एटम। ठीक है बेटा। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपका फिर से क्वेश्चन होना चाहिए, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में हर चीज का लॉजिक होता है, ऐसी चीज नहीं चलती। अगर कोई चीज बुक्स में प्रूफ होकर आई है तो उसका पर्टिकुलर एक रीजन होता है, कहने का मतलब आप क्यों लगा सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है। तो ठीक है बेटा, अब मैं आपको आंसर देता हूँ क्यों होता है। ठीक है। तो इसका जो भी आंसर है प्रॉपर तरीके से वो भी उसी रूल से आते हैं जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ के आए हैं। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा पढ़ के आए हैं सर हम रूल, वो पढ़ के आए हैं सर हम ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल पढ़ के आए बेटा हम, ऑक्टेट रूल। ध्यान से देखो, आप एक एग्जाम्पल जो है वो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सर कौन सा एग्जाम्पल है ऐसा जो 10th से पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपका NH3 वर्सेस PF3।
अब ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी समझाने वाला हूँ। आप सबको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो बोरोन है उसके कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। इसमें भी 2, इसमें भी। तो बोरोन के वैलेंस सेल में बाह्यतम कोश में टोटल कितने हो गए आपके? 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। लुईस और कॉसेल की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके पास कितने? 6। सर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्या करना चाहिए बेटा? तो सिंपल सी बात है बेटा, कुछ नहीं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तेरे पास लोन पेयर है, तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तू मेरे को दे दे, उससे मेरे को थोड़ी सी पार्टनरशिप में हेल्प मिलेगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या करता है नाइट्रोजन, आपको पता है कि बोरोन के पास वैकेंट पी होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल कह सकता हूं कि इसका जो पी कक्षक होता है वो खाली होता है। तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस खाली पी कक्षक में दान कर देता है। बोरोन के पास खाली जगह है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यों ना नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके बोरोन को स्टेबल कर दे। इससे बोरोन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि सर जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 किससे मिल गए आपको? नाइट्रोजन से, और 6 और 2 टोटल कितने हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन। और सर कोई भी एटम लुईस थ्योरी के हिसाब से, आपकी लुईस और कॉसेल की थ्योरी सी ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अगर उसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो ये इसका पर्टिकुलर रीजन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना, उसका भी रीजन है, क्योंकि वहां पर दूसरा एटम जो है इस वाले एटम की वजह से स्टेबल हो रहा है। तो इन दोनों शेयरिंग का जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? ऑक्टेट रूल। शेयरिंग क्यों होती है सर? कोवेलेंट में भी क्या कंप्लीट हो रहा था? ऑक्टेट। कोऑर्डिनेट में भी क्या कंप्लीट होता था सर? ऑक्टेट। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट बॉन्ड, उसमें भी आपको इस रूल का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन मिलेगा, ठीक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हाँ बच्चों, हमने 2 बॉन्ड पढ़ लिए, कोवेलेंट कंप्लीट हो गया आपका, कोऑर्डिनेट रूल में। अब पढ़ते हैं तीसरा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ध्यान से समझना इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड के नाम में ही सब कुछ छुपा है। आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक से आप क्या सोच सकते हो? आयन। दोनों हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनो। आयन आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है सर धन आयन, और एक होता है ऋण आयन। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको? धन आयन को कैटायन, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? मतलब सर इस बंध को बनाने में हमें एक तो कैटायन की जरूरत पड़ेगी, एक किसकी पड़ेगी? एनायन। ठीक है बेटा। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ तो कोई भी ए परमाणु है जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी आपका बी परमाणु है जिस पर है नेगेटिव चार्ज। ध्यान समझना, कोई आपका धनायन है और एक आपका ऋणायन है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सुनो, जब कहीं पे भी 2 अपोजिट चार्ज मिल जाए तो उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन या आकर्षण बल को ही हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बल। क्या बोलते हैं? आयनिक बल। मतलब तो बेटा ध्यान रखना, जब भी 2 अपोजिट चार्ज मिले तो आपके कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इन आयनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड को आपने स्ट्रेट लाइन शो किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने एरो से शो किया, लेकिन याद रखना आयनिक बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। ये एक कह सकते हैं कि आभास होता है, नॉट ए रियली। ठीक है, ये आपको सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। जैसे आपको पता है 2 मैग्नेट होते हैं, अगर मैं एक मैग्नेट को इधर, एक मैग्नेट को इधर और बीच में पेपर लगा दूँ, तो पेपर लगाने पर आपको पता है
ये दोनों मैग्नेट पेपर के साथ चिपक जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँ इनके बीच बॉन्ड बनाए, ये सर बनाए, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसी तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आयनिक बॉन्ड। सर इनके भी जो अट्रैक्शन हुआ है, जो प्लस माइनस आया है, इसका तो रीजन बताओ। ये एक्चुअलिटी में प्लस माइनस से बनता कैसे है? तो देखो बेटा, पहले दो बॉन्ड थे उनका रीजन किससे निकाला? ऑक्टेट रूल से। इसका भी किससे निकालेंगे? ऑक्टेट रूल से। चलो तो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल ओके क्या यार, तो इसे कट कर। तो बेटा हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। NaCl, आपको पता है NaCl में एक तो होता है Na+, एक होता है Cl+। आप सब लोग 10th 11th क्लास तक ये सीख के आए होंगे कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है, तो ध्यान रखना यार, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो मतलब मेरे से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो मेरे पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आप पे इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है, आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। सर पूरी हिस्ट्री क्या होती है पूछ लो। सोडियम का पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास 35 होता है। ध्यान समझना इस चीज को। आपको बता दूं एक छोटा सा कंसेप्ट कि किसी भी परमाणु के आयतन कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर। तो मतलब Z की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होती है? इक्वल होती है। इस नंबर के इक्वली उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो ध्यान से समझो, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इतना तो पढ़ा हुआ 10th क्लास तक कि पहले सेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं। ये तो आगे चलता ही है, 18 18 28। तो इस सोडियम के पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। दूसरे कोष में, सेल मतलब कोष, कितने आ गए? 8। तीसरे में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना। सोडियम के सर, क्लोरीन के सर पहले के सेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 17 में से तो पहले में आ गए। दूसरे में कितने आ गए? 8 आ गए। और तीसरे में कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन। इधर सोडियम परेशान क्योंकि इसके बाह्यतम कोश, बाह्यतम मतलब बाहर वाली कोश, बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए। इधर क्लोरीन परेशान क्योंकि इसको भी 8 चाहिए। तो सर करें क्या? कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। इनके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि ये क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को दे दे, या फिर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे। अब यार आप ही बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना ज़्यादा इजी रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन? कॉमन सेंस की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करता है? क्लोरीन एटम। किसको करता है? क्लोरीन एटम को। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 और 8, 2 और 8। तो अब इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इसके कितने हो गए? 8। सर इसका भी 8 हो गए, इसके भी कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। स्टेबल, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। और यही अपना क्या होता है? ऑक्टेट रूल। फर्स्ट नंबर के बोर्ड से बता रहा हूँ, ऑक्टेट रूल का बहुत यूज है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, और दोनों एक दूसरे को आपस में डोनेट और एक्सेप्ट करके क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर Na+ और Cl-, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम क्या बन गया? Na+। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये कौन सा हो गया? Cl-। प्लस माइनस बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? आयनिक बॉन्ड। तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉन्ड की। हाँ तो बच्चों 3 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा बॉन्ड पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी कंडीशंस होती है? तो देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहले मैं कंडीशन बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब ये हाइड्रोजन आपका एटम होता है ना, वो किन्हीं 2 पावरफुल एटम
के बीच में फंस जाता है। सर केमिस्ट्री में पावरफुल एटम्स का मतलब क्या है? पावरफुल एटम्स का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं सर? जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ रहे हो ना, विद्युत ऋणता। एक यहाँ पर वर्ड कुछ सब लोग पढ़ के आए होंगे 10th क्लास से, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है? कोई एटम किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच सकता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर ए की विद्युत ऋणता बी से ज़्यादा है तो ए जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अगर बी की ज़्यादा तो बी खींच लेगा। तो कह सकता हूँ पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना या इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ईमानदार है, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि जब भी ये बनता है ना, ये फोन करता है। सर फोन का मतलब क्या है? बस इसकी सिंपल सी ट्रिक है, फोन। अपन समझेंगे कि आपका केमिस्ट्री में एफ से मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। ओ से मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। और एन से मतलब क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन। समझ गए? एफ का मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब एन। सर इससे क्या मतलब हुआ? मैंने बेटा इस ट्रिक से ये चीज बताई आपको कि ये जो तीनों एटम हैं, तीनों जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है वो किसमें होती है? इन तीनों एटम्स के पास। इसकी कितनी होती है सर? 4 होती है। 0.5 कम कर दो, 3.5 हो गई सर। इसमें भी 0.5 कम करो, 3 हो गई। ये वाला रेशियो आपको पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, बहुत काम देगा। कि सर फ्लोरीन की कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन की 0.5 कम कर दो, 3.5। नाइट्रोजन की 0.5 कम कर दो, 3 हो गई। तो यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दी। सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सर आपको बता दूं कि एग्जाम्पल्स में अलग अलग बताओ कि सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ फ्लोरीन का। मैंने मान लिया कोई HF मॉलिक्यूल है, HF समझ लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड। मैंने यहाँ पर दूसरा HF ले लिया। अब ध्यान समझना, यहाँ पर 2 आपके मॉलिक्यूल हैं HF के। इनमें ध्यान से देखो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन 2 पावरफुल फ्लोरीन्स के बीच में आ चुका है, और इन दोनों फ्लोरीन्स के बीच में आने पर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक इस बॉन्ड की स्पेशलिटी, इसको हम हमेशा शो करते हैं डॉटेड लाइन से। किससे करते हैं बेटा? डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट से। कोऑर्डिनेट को किससे करते हैं? मेरे साथ रिपीट करो एक बार, स्ट्रेट लाइन से। कोऑर्डिनेट को एरो से, और हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। चलो सर सेकंड एग्जांपल। तो बेटा दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने H2O मॉलिक्यूल, H2O सब जानते हो, वाटर मॉलिक्यूल, 2 H2O मॉलिक्यूल को ले लिया, और मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ चुका है। अब जब ये हाइड्रोजन 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ गया तो क्या बनेगा कंडीशन के हिसाब से? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। डॉटेड लाइन से ऊपर दो। तीसरा एग्जांपल सर सिंपल है, अगर आपका यहाँ बताया तो मैं आप लोगों को NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 समझ लो ना, अमोनिया गैस। एक नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। दूसरा NH3 लिया, सेम तरीके से लिख दिया, ये भी सेम लिखा, ये भी सेम लिखा, लेकिन सर यहाँ पर लिखने पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ चुका है, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में आने पर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन। बेटा मैंने इसे क्यों समझाया? ध्यान समझना। मैंने इसे इसलिए समझाया क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को इतने अच्छे तरीके से यूज करना आ गया तो आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज
कह सकता हूँ कि 25% जो क्वेश्चंस के सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं प्लेता वाले, बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन आते हैं, उन सब का आंसर सिर्फ इस बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इस बॉन्ड को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। बनता कब है? जब ये फोन करता है। फोन F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, 2 फ्लोरीन HF ले लिया, बन गया कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O लिया तो कौन सा बन गया आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बीच में आ गया। NH3 लिया तो कौन सा बन गया आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा? सर आपका जब भी ये हाइड्रोजन फोन के बीच में आ गया तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, होने को अब इसमें मैं इसके टाइप जो है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आगे की क्लास में करूँगा। ये 2 टाइप का होता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। 2 टाइप से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हिंदी बोलते हैं अंतरा अणु और अंत्य अणु, जो कि आपको इतना काम नहीं देता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए जो बेसिक नॉलेज है बॉन्ड्स की, ये आपको लर्न करनी है। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग बराबरी की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इसका। कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास जाएगा। और आपके हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है सर? फोन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक छोटी सी स्पेसिफिक बात, जब भी कोवलेंट और कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं तो वहां पर देखा होगा आपने क्या होती है? शेयरिंग होती है। मैं आपको बता दूं क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपने एक चीज देखी, जब आयनिक बॉन्ड बन रहा था तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था? ट्रांसफर होता। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता। ठीक है बेटा, तो आयनिक बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, एक दूसरे परमाणु से दूसरी तरफ जाता है। लेकिन कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में एक दूसरे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं, बस साझेदारी होती है। आयनिक बॉन्ड में बिल्कुल जंप कर जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता ही है क्या होता है? फोन होता है। तो अब इस बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए आपको इस सारे प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। आपको डेली इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, और आपको डेली मेरे चैनल पर 2 से 3 वीडियो केमिस्ट्री की आती रहेंगी। तो सबसे पहले 8-10 लेक्चर में हम बेसिक खत्म करेंगे, उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी आपकी चॉइस हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, और जितने भी आपके छोटे भाई बहन हो सबके साथ शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।